गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालॉगस सर्किट देखा था। कुछ एक एग्जाम्पल भी देखे थे फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी के। आज हम लोग इसी सीक्वेंस में कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल लाइक ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है, तीन मास हैं M1 M2 M3। M3 के साथ स्प्रिंग K3 है। M2 और M3 के बीच में एक स्प्रिंग है K2 और एक टैम्पर है B1। यहाँ पर आपका M2 और M1 के बीच में स्प्रिंग है K1। ठीक है, तीनों मास के नीचे रोलर लगा हुआ है, मीन सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको इसका एफ वी और एफ आई एनालॉजी में सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो एफ वी एनालॉजी में कैसे हम ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था जितने डिस्प्लेसमेंट उतने मैशेस, और हर एक मैश के साथ जैसे x1 है, x1 का मैश बना तो इसमें आपका एक मास लगेगा। मास की जगह हम क्या लगाएंगे, इंडक्टर। L1 ये हो गया M1। उसके बाद एक और मैश, दूसरा मैश जो बनेगा उसमें दूसरा इंडक्टर L2 M2। तीसरा मास, तीसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए तीसरा मैश L3 M3। ये तीन इंडक्टर्स रेडी हो गए। इस मैश में और इस मैश में M1 और M2 के बीच में K1 है, कॉमन है दोनों के लिए। K1 हम किससे दिखाते हैं, कैपेसिटेंस से, 1/C1। ठीक है, M2 और M3 के बीच में आपका लगा हुआ है K2 एंड B1। तो यहां पर आप लगाएंगे K2 एक कैपेसिटर C2 1/C2 और रेजिस्टर R1, और ये K3 अटैच्ड है इस M3 से,
1/C3 ये फोर्स अटैच्ड है इस M से, ये रेडी हो गया आपका फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ना फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी में हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, 3 डिस्प्लेसमेंट हैं तो 3 नोड्स ले लेंगे, 3 डिस्प्लेसमेंट हैं तो 3 नोड्स ले लेंगे, एक होगा x1, एक होगा x2, एक होगा x3। x1 से मास m1 है तो मास m1 लगा दिया कैपेसिटर C1 m1। x2 से मास m2 है तो यहाँ एक और कैपेसिटर लगा दिया C2 m2, और x3 से मास m3 है तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिया C3 m3 ना। x1 और x2 के बीच में क्या है, K1, तो K1 को हम किससे दिखाते हैं, इंडक्टर से, 1/L1। M2 और M3 के बीच में क्या है, मीन्स x2 और x3 के बीच में क्या है, K2 एंड B, तो एक इंडक्टर लगेगा और एक रेजिस्टर लगेगा, ये हो जाएगा 1/L2 और ये हो जाएगा 1/R1, और x3 से एक इंडक्टर लगेगा 1/L3। रेफरेंस लाइन हमने बना दिया, और अब ये जो फोर्स है ये x1 पे लग रहा है, ये बन गया आपका कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास रेडी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग अपना इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना सकते हैं। ठीक ना, कुछ और एग्जांपल्स देखे जाएं। कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट ऑफ द गिवन मैकेनिकल सिस्टम शोन इन फिगर। तो मैकेनिकल सिस्टम जो आपका है वो कुछ इस टाइप का गिवन है, यहाँ से एक स्प्रिंग है K, इसके साथ मास है M1, इसके साथ डैम्पर है B, और इसके साथ एक और मास है, यहाँ है M2, यहाँ है M1। इधर लग रहा है आपका फोर्स A sin ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट है इसमें x1, इसमें डिस्प्लेसमेंट है x2। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल सिस्टम है, इसका हमें FV एनालॉजी के थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो फोर्स वोल्टेज में हमने क्या बताया था, जितने डिस्प्लेसमेंट उतने मेशेस, तो एक डिस्प्लेसमेंट ये है, इसके साथ एक M1 जुड़ा है, तो हमने क्या बना दिया, M1 के लिए इंडक्टर
L1 M1। दूसरा डिस्प्लेसमेंट x2, इसके साथ M2 जुड़ा है तो L2 M2 हो गया। इसी डिस्प्लेसमेंट x2 के साथ K जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर, ये हो जाएगा 1/C या C 1/K। x1 और x2 के बीच में आपका डैम्पर है तो यहां आ जाएगा रेजिस्टेंस B, ठीक है। और इसके साथ अटैच्ड है आपका वोल्टेज सोर्स A साइन ओमेगा t, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ये रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने एनालॉगस सर्किट्स कंप्लीट करते हैं। अगर आपको एनालॉगस सर्किट बनाना है तो इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक। और कोई एग्जाम्पल? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनालॉगस सर्किट में ही एक टॉपिक है मैकेनिकल कपलिंग का, कि अगर मैकेनिकल कपलिंग हो तो उसके एनालॉगस सर्किट्स हम कैसे बनाएंगे। मैकेनिकल कपलिंग, मैकेनिकल कपलिंग, तो let us consider we have a system like this, ये है सर्कल A, ये है सर्कल B, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1, यह है नंबर 1, यह है नंबर 2, इसका रोटेशन इस टाइप है, इस साइड है, इसका रोटेशन इस साइड है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या माना है कि इस सर्कल के पॉइंट A और इस सर्कल के पॉइंट B पर ये जो दोनों व्हील्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ये दोनों व्हील्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी दोनों की हमने माना है कि सेम है। लेट अस कंसीडर the linear velocity at the point of contact is same, and let omega 1, omega 2, these are the angular velocities, T1
T2 are the torques, R1, R2 are the radii of two wheels, theta 1, theta 2 are the angular displacements, and n1, n2 are the number of teeth on wheel. And in ideal case, the work done by wheel 1 will be equal to work done by wheel 2. Work done by wheel 1 will be equal to work done by wheel 2. And work done by wheel 1 is equal to torque into angular displacement T1 theta 1. Similarly, work done by wheel 2 is T2 theta 2. And since both work dones are equal, therefore T1 theta 1 will be equal to T2 theta 2, or T1 by T2 is equal to theta 2 by theta 1. एक रिलेशन तो हमारे पास ये निकला, ठीक, इसको मान लिया इक्वेशन 1. linear distance traveled along the surface of wheel 1. Since velocity is equal, therefore linear distance traveled along the surface of wheel 1 will be equal to linear distance traveled along the surface of wheel 2. ये होगा क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हमने इक्वल माना है, तो लीनियर डिस्टेंस क्या बनेगा? लीनियर डिस्टेंस आर्क, एंगल इनटू रेडियस. So theta 1 R1 will be equal to theta 2 R2, or theta 2 by theta 1 will be equal to R1 by R2. यह है इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है? T1 by T2 is equal to theta 2 by theta 1 is equal to R1 by R2. ठीक है ना? नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील, तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतने टीथ्स ज्यादा होंगे, जितना कम रेडियस होगा उतने टीथ्स कम होंगे.
सो n is directly proportional to r. It means n1 by n2 is equal to r1 by r2. And applying this result here, we get t1 by t2 is equal to theta 2 by theta 1 is equal to r1 by r2 is equal to n1 by n2. ठीक है। अब अगर एक रिजल्ट और देखें यहां से, तो यहां से हमें क्या दिखता है, थीटा 2 इज इक्वल टू r1 by r2 theta 1. And by taking derivative of this equation, we get theta 2 dot is equal to r1 by r2 theta 1 dot. और थीटा 2 डॉट क्या है, डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी. सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 ओमेगा 1. और ओमेगा 2 by omega 1 is equal to r1 by r2. And when we combine this with this relation, we get t1 by t2 is equal to theta 2 by theta 1 is equal to r1 by r2 is equal to n1 by n2 is equal to omega 2 by omega 1. ठीक, ये इतने रिलेशन हमारे पास आ गए, ठीक ना। और अब अगर हम r1 बाई r2 को टर्न रेशियो मान लें एक आइडियल ट्रांसफार्मर का, r1 बाई r2 या r1 इज टू r2 को if we consider r1 is to r2 as the turn ratio of an ideal transformer then तब क्या होगा, तब हमारी दोनों एनालॉजीज आ जाती हैं, एफ आई एनालॉजी और एफ वी एनालॉजी. एफ आई एनालॉजी में हम क्या करेंगे, एफ आई एनालॉजी में जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये एनालॉगस बनता है आपके वोल्टेज के. ठीक ना, ये बनता है वोल्टेज के एनालॉगस जो उसके अक्रॉस हो रहा है, कॉइल के अक्रॉस बनता है ट्रांसफार्मर में. और जो आपका टॉर्क है वो किसके एनालॉगस बनता है, करंट के. और एफ वी एनालॉजी जब हम देखेंगे तो टॉर्क आपका जो है वो किसके एनालॉगस बनेगा, वोल्टेज के. और जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये किसके एनालॉगस बनेगा, करंट के. ठीक है,
और तब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है इसका, वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? वो कुछ इस टाइप का बनेगा। इधर से I2 T2, इधर से V2 ओमेगा 2, इधर से I1 T1 V1 ओमेगा 1। ये हमारा बना FI एनालॉजी, ऐसे ही FP एनालॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी एनालॉजीज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज इसमें और कोई टॉपिक तो नहीं दिख रहा है। हो गया। एक क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये यूनिट कवर हो जाती है आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे, सेकेंड यूनिट स्टेट स्पेस एनालिसिस पर। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ R1 is to R2 if omega 1 is equal to 10 radian per second. Calculate omega 2 if torque of, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड, if torque of wheel 1 is 5 Newton meter, what will be the torque of wheel 2? And if the displacement of the wheel 1 is 20 degree, what is the displacement of wheel 2? और गिवन क्या है? एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, इसमें नंबर ऑफ टीथ 20 है, इसमें नंबर ऑफ टीथ 40 है, रोटेशन इस टाइप से। यह है व्हील 1, यह है व्हील 2। तो रिलेशन अभी अभी हमने देखा है, रिलेशन हमने क्या देखा है? कपलिंग का रिलेशन हमने अभी अभी देखा है। T1 by T2 is equal to theta 2 by theta 1 is equal to R1 by R2 is equal to N1 by N2 is equal to omega 2 by omega 1। आपको N1 is to N2 गिवन है, N1 is to N2 आपको गिवन है 40 by 20 इज इक्वल टू R1 is to R2 आपका हो गया, यही होगा R1 by R2, 40 by 20 मीन्स 2:1। ठीक ना? ओमेगा 1 10 गिवन है, ओमेगा 2 निकालना है, ओमेगा 2 by 10, तो ओमेगा 2 कितना आएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। T1 5 न्यूटन मीटर है, T2 फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 5 बाई T2। तो T2 क्या बनेगा? 100 बाई 40। T2 इज इक्वल टू 100 बाई 40 मीन्स 10 बाई 4, 2.5 न्यूटन मीटर।
नेक्स्ट इज थीटा 1 और थीटा 2। तो थीटा 2 आपको निकालना है, थीटा 1 20 गिवन है, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक, तो इस टाइप से आपकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं। और आज के लिए हम इतना ही यहीं पर रोकते हैं। यहाँ आपका ये पहला यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अगली यूनिट पर चलेंगे। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसके और जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करें ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो सके। थैंक यू।